राधे राधे। जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाओ, जल्द फटाफट। और नया एपिसोड एपिसोड 416 चोरी पकड़ी गई। सुबह का वक्त रूहानी सोकर उठी तो उसने आयांश को बेड पर नहीं पाया। वो बिना ज़्यादा सोचे तैयार होने चली गई क्योंकि उसे आयांश के इस बिहेव से की आदत सी हो गई थी। कुछ देर बाद वो मिरर के सामने खड़ी होकर अपने बाल बना रही थी। उसने पिंक कलर का सूट पहना था और चेहरे पर कोई भी मेकअप नहीं किया था, सिर्फ होठों पर लाल रंग की लिप बाम थी। उसने लंबे बार बार उलझ रहे थे। तभी आयांश किसी से फोन पर बातें करते हुए स्टडी रूम से बाहर आया। उसने रूहानी को देखा जो अपने बालों पे उलझी हुई थी। उसने फोन पर कहा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, और वो रूहानी के पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने कहा, रुको, मुझे दिखाओ। रूहानी ने उसे देखा और बिना कुछ कहे टेबल पर बैठ गई। रूहानी के बाल इतने लंबे थे कि वो उसके बैठने से फर्श को छू रहे थे। आयांश ने उसके बालों को पकड़कर उसके कंधे पर डाला और देखा तो उनके कुछ बाल उसके जिप में अटक रहे थे। जिसने उसे निकालना चाहा लेकिन वो नहीं निकला क्योंकि जिप ना तो आगे बढ़ रही थी और ना ही पीछे। उससे फ्रस्ट्रेट होते हुए कहा, तुम लड़कियां इतने लंबे बाल रखती हो किस लिए, जो तुम्हें भी संभाला नहीं जाता? तुम्हें इन्हें काट कर क्यों नहीं करवाती? रात में भी ये बार बार तुम्हारे चेहरे पर। वो कहते कहते रुक गया क्योंकि उसे रियलाइज हुआ वो क्या कह रहा था। रूहानी ने मुंह बनाते हुए इसे मिरर में देखा और कहा, आपको हमारे बालों से क्या परेशानी है? अगर मदद करनी है तो करो, नहीं करनी है तो रहने दो, हम खुद कर लेंगे। आयुष ने घुरकर उसे देखा और उसे परेशान करते हुए बोला, आई थिंक इन्हें काटने पड़ेंगे, ये नहीं निकल रहा। रूहानी ने हैरान होते हुए कहा, नहीं नहीं, आप इसे रहने दो, हम खुद कर लेंगे। और वो उठ गई, लेकिन उसके लिए आयांश अब भी झुका हुआ था। उसने अचानक से उठने से उसकी होठ रूहानी के कंधे को छू गए और रूहानी जम सी गई। उसने बड़ी बड़ी आंखों से मिरर में देखने दोनों की परछाई को देखा। आयांश उसके कंधों को ही देख रहा था। धीरे से उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसके जिप को पकड़ लिया और उसकी तरफ झुकने को उसे दांतों से खोलने की कोशिश करने लगा। रूहानी ने कसकर उसके कपड़ों को पकड़ लिया। जब आयांश की गर्म सांसें उसके पीठ पर टकराने लगी, रूहानी के शरीर में गूस बम्स आने लगे। कुछ देर की कोशिश के बाद फाइनली उसने जिप से बालों को निकाल लिया और सीधा खड़ा हो गया। उसने मिरर में रूहानी को देखा जिसने कसकर आंखें बंद कर रखी थी। उसे ऐसा देखकर आयांश ने अपनी लार निकल ली क्योंकि रूहानी ने दुपट्टा नहीं डाला हुआ था। उसके सूट की नेक डीप होने की वजह से और आयांश उसके पीछे था जिसकी वजह से वो रूहानी की क्लीविज देख पा रहा था। आयांश ने जल्दी से उससे नजरें हटा ली और उसे दूर खड़ा होते हुए बोला, ये हो गया। रूहानी ने धीरे से आंखें खोलकर उसे देखा। आयांश जाने लगा तो रूहानी ने हिचकिचाते हुए कहा, आयांश जी, वो हमें कुछ पैसे चाहिए, सामान लेना है। आयांश ने हाँ में सर हिलाया और टेबल पर अपना वॉलेट लेकर उसमें से एक चमचमाता हुआ ब्लैक कार्ड निकालकर रूहानी की तरफ कर दिया। तुम्हें जो चाहिए इससे ले लेना। रूहानी ने इस कार्ड को उलट पुलट कर देखा क्योंकि आज से पहले उसने ऐसा कोई अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। वो कार्ड शहर में बस कुछ ही लोगों के पास था जो कि अनलिमिटेड थी। रूहानी ने कहा, लेकिन इसका इस्तेमाल करना हमें नहीं आता, हम कैसे? आयांश ने उसके हाथ से कार्ड ले लिया और उसके पास आते हुए उसे उस कार्ड को कैसे यूज़ करना है उसे समझाने लगा। रूहानी ने सर ऊपर करते उसे देखा, तब जाकर उसे एहसास हुआ आयांश उससे कितना करीब है। आयांश उसके इतने पास था कि रूहानी की उसकी स्ट्रॉन्ग मैनली स्मेल उसके ऊपर फील हो रही थी। उसे आयांश के पास से आने वाली खुशबू बहुत पसंद थी। वो उसकी बातें सुनने की बजाय अपनी तेज हो चुकी धड़कनों को संभालते हुए अपने पति को देखने लगी जो कुछ सीरियस होकर उसे समझा रहा था। आयुष ने बात पूरी कर कहा, आया समझ में? उसकी आवाज़ से रूहानी का ध्यान टूटा। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, हाँ हाँ, आ गया हमें समझ में, शुक्रिया। आयुष ने हाँ में सर हिलाया और उसके हाथ में कार्ड पकड़ाकर अपने कोट लेकर बाहर चला गया। रूहानी भी उसके पीछे आ गई। कुछ देर बाद सबने नाश्ता किया। तब तक रोहित जी वहां आ गया था। रोहित ने रूहानी को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मैम,
आज मैं आप दोनों को कॉलेज ड्रॉप करने जा रहा हूँ। सिया ने यह सुना मुंह बनाते हुए बोली, तुम्हारी मदद किसे चाहिए? हम अपना काम खुद कर सकते हैं। रोहित ने घुरकर उसे देखा। उसने भी मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हारे लिए वहाँ कौन जा रहा है? मैं तो रूहानी मैम के लिए जा रहा हूँ। रोहित की बात सुनकर सिया ने हैरानी से उसे देखा। आयुष ने उसकी बहस सुनी और अपना सिर हिलाया और कार में बैठकर चला गया। रोहित ने घूरकर सिया को देखा और कार के पास आ गई। वे तीनों कॉलेज के लिए निकल गए। इधर वंश एक स्कल्पचर आर्ट क्लास के बाहर खड़ा था। तभी एक लड़की अपने आंखों में काला चश्मा लगाए अपनी छड़ी के साथ बाहर आई। वो कोई और नहीं बल्कि रितिका थी। रितिका की लड़की से बात करते हुए आ रही थी। वो लड़की रितिका को सड़क के किनारे छोड़कर उसे बाय करते हुए चली गई। रितिका ट्रैफिक का ऑन होने का इंतजार करने लगी और वो सड़क से दूसरी तरफ जा सके। वंश ने उसे देखा और उसके बगल में आकर खड़ा हो गया, लेकिन रितिका को कुछ भी पता नहीं चला। उसे जरा भी एहसास नहीं हुआ कि कोई उसके बगल में खड़ा उसे ही देख रहा है। रितिका के कपड़े पर थोड़ी मिट्टी लगी हुई थी। रितिका यहाँ स्टैचू बनाने सीखने आती थी। वंश कई दिनों से उसे पता चले बिना उसके पास आकर घंटों उसके पास ही रहता था। आज भी वो सिर्फ उसे देखने ही आया था। पता नहीं क्यों, पर वंश को ये लड़की अपनी तरफ अनजाने में ही अट्रैक्ट कर चुकी थी। शायद ये ऐसा था क्योंकि वंश अभी उसे स्टेज में था कि वो अपने अंदर उमड़ रही नई फीलिंग्स को छुपाना नहीं चाहता था, पर उसे डर था वो अपनी वजह से इस मासूम लड़की को किसी भी तरह से खतरे में ना डाले। वंश उसके चेहरे को देख रहा था। उसने जरा भी मेकअप नहीं किया और धूप में उसके चेहरे पर पड़ने से उसकी गोरी स्किन में और भी ज़्यादा ग्लो कर रही थी, जिससे वह बहुत फ्रेश लग रही थी। उसने ऑफ वाइट कलर के फ्रॉक पहन रखा था और घुटनों से थोड़े नीचे तक के थे। उसके पैरों में सफ़ेद रंग के जूते थे और कंधे पर उसका क्यूट सा बैग लटक रहा था। वंश उसके चेहरे को ही देख रहा था। रितिका को ट्रैफिक सिग्नल की आवाज़ आई। उसने अपने कंधे पर बैग को एडजस्ट किया और छड़ी आगे करते हुए सड़क पार करने लगी। वंश भी उसके पीछे चलने लगा। उसके साथ कुछ और लोग भी सड़क पार कर रहे थे, पर रितिका के धीरे चलने के वो लोग उससे आगे निकल गए। वो दोनों अभी भी सड़क पार कर ही रहे थे कि एक कार अचानक से रितिका की तरफ आने लगी। वंश ने यह देखा और रितिका का हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींचा। रितिका आकर उसके सीने से टकरा गई और वो कार तेज आवाज के साथ सामने खड़ी एक कार से टकरा गई। उस आवाज को सुनते ही रितिका ने कस के आंखें बंद कर लिया और वंश के शर्ट को मुट्ठी में भर लिया। वंश ने भी उसे अपनी बाहों में छुपा लिया। रितिका को समझ नहीं आया कि हुआ क्या, लेकिन उसे चीज को अपने एकदम सामने से गुजरता महसूस कर वो काफी घबरा गई थी। ट्रैफिक पुलिस ने उस कार वाले को पकड़ लिया और वंश और रितिका को साइड में जाने के लिए कहा। रितिका अब भी डर के वजह से वंश के सीने से लगी हुई थी। ऑफिसर ने उन्हें ऐसे देखा तो कहा, आप दोनों ठीक हैं? वंश ने हाँ में सर हिलाया, लेकिन कुछ नहीं कहा। वो नहीं चाहता था रितिका उसे पहचान ले। उसने रितिका को खुद से दूर किया और उसे देखते हुए वहां से जाने लगा तो रितिका ने उसका हाथ पकड़ लिया। वंश रुककर उसे देखने लगा। रितिका ने कहा, थैंक यू सो मच। वंश, तुम नहीं होते तो ना जाने क्या होता आज। वंश ने उसकी बात सुनी तो वो एक पल के लिए हैरान हो गया। उसने अपना गला साफ करते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता मैं कौन हूँ? रितिका मुस्कुराई और 2 कदम उसके पास आकर खड़ी हो गई। उसने सांस भरी और वंश को स्मेल करते हुए कहा, तुम्हारी खुशबू से तुम्हें पहचान सकती हूँ। मैं जानती हूँ तुम हर रोज मेरे पास ही रहते हो। वंश ने हिचकाते हुए कहा, कब से? वंश के सवाल पर रितिका ने उसे हाथ से इशारा करते हुए अपने पास झुकने के लिए कहा। वंश ने वैसा ही किया। रितिका ने धीरे से उसके कान में कहा, जब तुम एक्सीडेंट वाले दिन मेरे कमरे में आए थे तब से? वंश ने अपने सर के पीछे खुजलाया और उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। उसने कहा, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? रितिका ने हंसते हुए उसके सवाल के बदले सवाल किया, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? वंश ने कहा, पहले मैंने पूछा तो तुम्हें जवाब देना चाहिए। रितिका ने कहा, क्यों, कहीं रूल है क्या कि जो पहले सवाल करे उसे ही पहले जवाब मिलेगा?
वंश उसकी बात पर कुछ नहीं कहा क्योंकि उसके पास कोई जवाब ही नहीं था। उसने कहा, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। रितिका ने कहा, नो थैंक्स, मेरा घर पास में ही है और दी मुझे लेने आ रही होंगी। वंश ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी दी के आने तक तुम्हारा साथ चलता हूँ। रितिका ने अब कुछ नहीं कहा और चलने लगी तो वंश उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, तुम्हारा घर इस तरफ है? रितिका ने कहा, हाँ, ओह हाँ, थैंक्स। वे दोनों चलने लगे। रितिका ने कहा, तुम्हारे बताया नहीं, तुम मेरा पूछा क्यों कर रहे थे? वंश ने कहा, वो एक्चुअली मेरे पास तुम्हारे पास कुछ रह गया था, मैं उसे तुम्हें देना चाहता था। रितिका ने अपना हाथ आगे किया और कहा, लाओ फिर मेरी चीज़। क्या है, मैं भी तो जानूं। हाँ, एक मिनट। वह कहने के साथ वंश ने अपने पॉकेट में हाथ डाला और उसे उसके हाथ पर रखने वाला ही था कि वो रुक गया। उसने अपने हाथ की मुट्ठी बांध ली और कहा, ओह शायद आज मैं वो लेकर नहीं आया, मैं कल तुम्हें वो लौटा दूंगा। ये कहने के बाद उसने वापस से ईयरिंग पॉकेट में डाला। रितिका उसकी बात सुनकर हाथ पीछे खींचते हुए बोली, ठीक है, फिर कल मिलते हैं, और उसने हाथ हिलाया। वंश उसकी मुस्कान में कहीं खो सा गया। वो उसे देख रहा था कि तभी उसे सलोनी आती हुई दिखी। उसने आखिरी बार रितिका को देखा और वहां से चला गया। सलोनी रितिका के पास आई और उसे हाथ हिलाते हुए देखकर बोली, छोटी, तू अकेली यहाँ किसे बाई कर रही है? रितिका ने उसकी आवाज़ सुनी तो अपना हाथ नीचे करते हुए बोली, कुछ नहीं दी, बस ऐसे ही। चलो घर चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। और वे चले गए। कॉलेज इधर रोहित ने रूहानी और सिया का एडमिशन की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी और वो उन्हें छोड़कर चला गया था। उसने किसी को भी यह नहीं बताया कि रूहानी आयांश की वाइफ है। यहाँ तक कि डीन को भी नहीं चाहता था कि आयांश के नाम से रूहानी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने। रूहानी और सिया पूरे कॉलेज को देख रहे थे। वे दोनों जिस कॉलेज में आरवी पढ़ती थी उसी कॉलेज में थे, लेकिन उनकी क्लासेस अलग थी। जहाँ सिया अपने फाइनल ईयर में थी तो वहीं रूहानी ने यह पहला साल था। वे दोनों शहर के सबसे बड़े कॉलेज में एक्साइटेड होकर घूम रही थी। रूहानी ने कहा, सिया, हमें तो यकीन नहीं हो रहा है, हम इतने बड़े कॉलेज में पढ़ने वाले हैं। सिया ने कहा, तो अब यकीन कर लो दी, क्योंकि अब हर रोज़ हम यहाँ आने वाले हैं। वे दोनों खुशी खुशी अपने क्लास ढूंढने चली गई। वे अभी जा ही रही थी कि सामने से आ रही एक लड़की से टकरा गई। उसने लड़की के हाथ में फ्रूट जूस था और जो कि टकराने की वजह से उसके ही कपड़ों पर गिर गई। वह लड़की ने गुस्से से रूहानी को देखा और रूहानी उसे हैरानी से देखने लगी। क्या होगा आगे, कैसे डील करेगी रूहानी इस चीज़ से? जानने के लिए बने रहें हमारे साथ हमारे पोस्ट वाइफ में। और यू आर लिसनिंग फ्रॉम कान्हा, हम सबके कान्हा। इसको सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट एपिसोड, न्यू एपिसोड 417, वी आर ए आर ऑन। ये सुनकर वहाँ पर हो रही शोर शांति हो गई। सब रूहानी की आंखों में कॉन्फिडेंस और जानवी के चैलेंज करने की हिम्मत देख पा रहे थे। आज तक जानवी से किसी ने इस तरह बात नहीं की थी। वे सब रूहानी को ऐसे देखने लगे जैसे वो कोई भगवान हो। जानवी ने उसकी आंखें देखी और सिया को देखने लगी जो उसे ही देख रही थी। वो कुछ कहती उससे पहले वहां पर दो लड़के आ गए। उनमें से एक ने अपनी भारी आवाज में कहा, क्या हो रहा है यहाँ? रूहानी ने यह सुना और जानवी का हाथ छोड़ दिया। उसे लगा अब तो वो गई। उसने उस लड़के को देखा जो दिखने में काफ़ी हैंडसम था। उसका नाम था ईशान आहूजा, यानी जानवी का भाई और कॉलेज के डीन का बेटा। उसने रूहानी को देखा और बस देखता ही रह गया। रूहानी की सादगी उसके चेहरे की झलक रही थी। उसे लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रहा हो। ये पहली बार था जब ईशान किसी लड़की को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया था, वरना आज तक तो वो अपने किसी के तरफ देखा भी नहीं करता था। रूहानी ने ईशान को अपने को घूरते हुए देखा तो वो असहज हो गई। जानवी अपने भाई को देखकर उसके पास आते हुए बोली, भाई देखो ना, ये दोनों मुझसे कितनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं, और ये उसने तो मेरे कपड़े ही खराब कर दिए। ईशान इनकी बात सुनकर होश में आया। उसने अपनी बहन को देखा जिसकी ड्रेस गंदी हो गई थी। वो अपनी बहन को बहुत अच्छे से जानता था। वो हर रोज इसी तरह कुछ ना कुछ शिकायत लेकर
उसके पास आती थी। उसने रूहानी को देखा और कहा, तुम लोग जाओ यहाँ से। रूहानी और सिया ने ये सुना और जानवी को देखते हुए वहां से चले गए। जानवी ने पैर पटकते हुए कहा, भाई आपने उसे जाने क्यों दिया? ईशान उसे शांत करते हुए बोला, तुम शांत हो जाओ और जाकर कपड़े बदल लो, क्या हालत बना ली है अपनी। जानवी पैर पटकते हुए वहां से चली गई। उसके जाने के बाद ईशान उस तरफ देखने लगा जहां अभी रूहानी गई थी। उसे अब सिर्फ रूहानी की पीठ ही नजर आ रही थी कि उसे दूर जाती नजर आ रही। तभी उसके पास खड़े उसके दोस्त ने उसे हिलाते हुए कहा, ईशान वो चली गई। ईशान अपने होश में आया और उसने बाल पर हाथ फेरने लगा। इधर सिया रूहानी के सामने आते हुए बोली, वाओ दी, आपने ये सब कब सीखा? मतलब आपको पता है आप आज बहुत अलग लग रही थी। किस लग रही थी? जैसे अगर कोई भाई नहीं आता तो आप उसे अच्छा सबक सिखा देती। रूहानी ने हंसते हुए कहा, अच्छा ये तो हमने आयांश जी से सीखा है। एक बार हमने देखा था उन्हें लैपटॉप पर किसी से इसी तरह धमकाते और देखा आज हमें ये काम आ गया। पर तुझे शायद दर्द हो रहा है क्या? ये कहकर उसे फिक्र करते हुए उसके गाल की तरफ हाथ बढ़ाया। सिया ने कहा, ओफो दी, मैं ठीक हूँ, अब चलो क्लास चलते हैं। शिमला शाम की वक्त शिमला शाम का वक्त। हल्दी के बाद सारा फेरों के लिए तैयार हो रही थी। आद्या, सारांश और कुशल दूसरे कमरे में थे। दोनों लड़के तैयार हो रहे थे और आद्या चॉकलेट खाते हुए सोफे पर बैठकर फोन चला रही थी। कुशल ने शेरवानी पहना था जिसमें वो काफ़ी हैंडसम लग रहा था। वहीं सारांश ने नेवी ब्लू कलर का 3 पीस सूट पहना था जिसमें वो किसी प्रिंस की तरह लग रहा था। वो मिरर के सामने खड़ा होकर टाई लगा ही रहा था, लेकिन उससे बार बार वो बिगड़ रही थी। उसने थक हार कर हाथ नीचे किया और तभी उसकी नज़र आद्या पर पड़ी। वो आद्या के पास आया और टाई को आगे करते हुए बोला, यार पांडा, इसे बांध दे, मुझसे नहीं हो रही। आद्या ने उस सर उठाकर उसे देखा। उसने चॉकलेट के मुंह को दबा लिया और फोन साइड में रखकर टाई उसके हाथ से लेते हुए सोफे पर खड़ी हो गई। यूं तो आद्या की हाइट ठीक ठाक थी, लेकिन सारांश उससे काफ़ी लंबा चौड़ा था, इसलिए उसके गले तक उसका हाथ नहीं पहुंच रहा था। आद्या टाई बांधने लगी। सारांश ने हल्का सा सर को पीछे किया और बोला, पता नहीं ये मुझसे अब भी क्यों नहीं बनता। कुशल ने यह सुना और कहा, तो तू भी शादी कर लेना, तेरी बीवी तुझे हर रोज टाई बांध कर देगी जिस तरह अभी आद्या कर रही है। आद्या ने यह सुना और वो टाई बांधने हुए रुक गई। उसने सारांश को देखा जो उसे ही देख रहा था। सारांश ने कहा, ना भाई, मुझे शादी करने की कोई शौक नहीं है। वैसे भी टाई बांधने के लिए बीवी की क्या ज़रूरत, मेरे पास मेरा पांडा है ये करने के लिए। क्यों पांडा? ये कहते हुए उसने आद्या के कमर पर हाथ लपेटा और उसे अपने करीब खींच लिया। उसके ऐसा करते ही आद्या की मानो सांसें ही उसके गले में अटक गईं। क्या सारांश को नहीं पता वो क्या कर रहा था? ये लड़का अनजाने में ही उसकी धड़कनों को बढ़ाने के काम कर रहा था। कुशल परफ्यूम लगाते हुए बोला, तो तू आद्या से ही शादी क्यों नहीं कर लेता? तुझे दोस्त के साथ साथ एक अच्छी बीवी भी मिल जाएगी, तो तेरा ख्याल रखेगी जैसे अब रख रही है। आद्या ने यह सुना और चॉकलेट मुंह में लेकर फिर से टाई बांधने लगी। ना यार, मुझे इससे शादी नहीं करनी। इससे शादी करने से अच्छा मैं एक बच्चा अडॉप्ट कर लूँ और फिर ज़िंदगी भर उसका ख्याल रखूँ, ताकि वो बुढ़ापे में मेरा ख्याल रखे। इसके साथ शादी करके मुझे इसकी नौकरानी नहीं बनना। जनाब के इतने सारे नखरे मैं नहीं उठा सकती। यह सुनकर सारांश उसे घूरने लगा। उसने उसे दूर धक्का देते हुए कहा, तुमसे शादी करना भी किसे है? मुझे लड़के नहीं लड़कियों पसंद है। तुमने देखा है खुद को कभी? एक ही क्वालिटी नहीं है तुम में लड़कियों वाली। बड़ा भाई मुझे रिजेक्ट करने वाली, बड़ी आई मुझे रिजेक्ट करने वाली। ये सुनकर वो मुंह बनाते हुए जाने लगा तो कुशल की बहन उसके पास आते हुए बोली, ओह सारांश भाई, फाइनली तुम मिल गए। चलो मैं तुम्हें मेरी दोस्तों से मिलवाती हूँ, वो आपके बारे में पूछ रही थी। सारांश ने खुश होते हुए कहा, ओह क्या मोनिका मुझे पूछ रही थी? फिर वो जल्दी चला गया और वो बाहर चला गया। उसने एक बार भी आद्या को नहीं देखा और उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी।
कुशल ने उसे ऐसे देखा तो कहा, तू उससे कह क्यों नहीं देती कि तू लाइक करती है? आद्या ने मुंह बनाते हुए कहा, किसने कहा मैं उसे पसंद करती हूँ? वो तो बंदर लगता है मुझे। और वो वहां से चली गई। बाहर आकर उसने देखा सारांश खूबसूरत लड़कियों के बीच बैठकर हंस हंस कर बातें कर रहा था। उसने गुस्से में उसे देखा और पैर पटकते हुए कमरे में चली गई। दिल्ली, आधी रात। आधी रात में शहर के बीच अंडरग्राउंड रास्ते पर एक कार खड़ी थी जिसके बोनट पर एक मिस्टीरियस लड़का बैठा था। उसने ऊपर से नीचे तक काले रंग के कपड़े पहने थे। उसके लेदर कोट के ऊपर एक ब्लू कलर का डायमंड चमक रहा था। पैरों में काले रंग के बूट्स थे। उसने काले रंग की कैप लगा रखी थी जिसकी वजह से उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। वो बार बार अपने हाथ में रखे लाइटर को जला बुझा रहा था। उसकी नज़र से वहाँ के अंधेरे जगह पर कुछ वक्त के लिए रोशनी हो जाती। वो अभी बैठा ही था कि एक कार उसके सामने आकर रुकी और उसमें से एक आदमी बाहर आया। उस लड़के ने किसी के आने की आहट से अपना सर ऊपर किया जिससे उस लाइटर की रोशनी में उसकी नीली आंखें चमक उठी। उन आंखों में किसी की भी तरह की कोई भाव नहीं थे। वो एकदम इमोशनलेस था। वो आदमी उसके पास आकर खड़ा हो गया। उसने अपने कंधे पर टंगे एक बैग को उस लड़के की तरफ बढ़ाया तो उस लड़के ने उसे खोलकर देखा। उसमें एक सफ़ेद रंग का पाउडर पुड़िया निकाली और उसे अपने नाक के पास लाते हुए आंखें बंद करके लंबी सांस ली जिससे वह पाउडर की स्मेल उसकी नाक में घुलने लगी। कुछ पल बाद उसने आंखें खोली तो उसकी नीली आंखें एकदम से लाल हो गई थीं। उसके सामने खड़ा आदमी ने कहा, ये बस सैंपल है, कुछ दिनों बाद आपको आपका सामान मिल जाएगा मिस्टर वी आर ऑन। सो यू आर लिसनिंग फ्रॉम काना, हम सब के काना चैनल सब्सक्राइब करो जल्दी से। ये कहानी है वन्या और यक्षित राय सिंघानिया की। वन्या की माँ उसे बहुत मारती है, पीटती है, उसे खाना भी नहीं देती है पूरा और उससे घर का सारा काम कराती है। वन्या के पिता ने ये वन्या की माँ के बनने के बाद दूसरी शादी की थी जिससे कि वो वन्या का ध्यान रख सके, लेकिन वह तो सौतेली माँ अपना सौतेलापन पूरा दिखाती है और उसके साथ बहुत ही ज़्यादा सौतेला व्यवहार करती है। एक दिन तंग आकर वन्या अपना घर छोड़ अपनी सहेली के पास चली जाती है। सहेली कहती है कि कम से कम आज हमारे एक दोस्त का जन्मदिन है क्लब में, उसे अटेंड कर लो फिर चले जाना। वन्या इस बात के लिए राज़ी हो जाती है और वो क्लब चली जाती है। क्लब में वहाँ पे वो अपने कॉलेज के कुछ कुलीग से मिलती है जिन्हों के उसने पहले कभी उनकी मना किया था, उनको इनकार किया था। इसका वो बदला लेने के लिए वन्या की ड्रिंक में ड्रग्स मिला देते हैं और उसे कमरे में ले जाते हैं। वो वान्या के साथ कुछ गलत करने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ हमारे हीरो, हमारे स्मार्ट हीरो यक्षित राय सिंघानिया, जो बहुत हैंडसम हैं, जो बहुत पैसे वाले हैं, जो बहुत ही मशहूर है, अंडरवर्ल्ड के किंग हैं, उसे बचाते हैं। उसे बचा तो लेते हैं लेकिन जब वो देखते हैं कि बचाते बचाते में ही वो लड़की बेहोश हो गई है जिसे वो जानते भी नहीं हैं और उसे अकेले यहाँ छोड़कर भी नहीं जा सकते हैं, तो उसे वो फार्म हाउस पे ले जाते हैं और डॉक्टर्स को बुलाते हैं। डॉक्टर बताती है कि इसने काफ़ी दिन से ठीक से कुछ खाया पिया नहीं है, इसके शरीर पर बहुत सारे ताज़ा घाव हैं और इसकी केयर की बहुत ज़रूरत है। उसे दवाइयाँ और सप्लीमेंट्स दी जाती हैं। जब उसे होश आता है तब यही बिजनेसमैन यक्षित राय सिंघानिया उससे कहता है, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, इसके बदले मुझे कुछ चाहिए क्योंकि मैं तो फ्री में कुछ करता नहीं। तो उसके बदले में वह कहता है कि मुझे तुमसे कल शादी करनी है। शादी, वो बहुत परेशान हो जाती है। वो सोचती है एक जगह से निकली ये तो मैं दूसरी जगह खाई में गिर गई, कहते हैं ना गड्ढे में से निकले और खाई में गिर गए। लेकिन वो वहाँ से भागने की बहुत कोशिश करती है। इस बात को भांपते हुए यक्षित राय सिंघानिया वहाँ पे कड़ा पहरा कर देता है। दूसरे दिन यक्षित राय सिंघानिया की शादी उसी की दोस्त अवनी से होने वाली होती है जो उसकी कॉलेज फ्रेंड होती है। यक्षित राय सिंघानिया ये शादी तो नहीं करनी चाहता है लेकिन वो किसी मजबूरन कारण अवनी से शादी करने वाला होता है और आखिरी मौके पे उसे पता पड़ता है कि वो शादी
सिर्फ पैसे के लिए कर रही थी, शोहरत के लिए कर रही थी, अपने नाम के लिए कर रही थी। तो यक्षित राय को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसके माता पिता उसे रोक देते हैं और उसे कहते हैं कि इसको सही टाइम पे एक्सपोज किया जाएगा। यक्षित जो है शादी के लिए तैयार करके वहाँ होटल में पहुँचता है। वहाँ शादी की सारी तैयारियाँ हो रही होती हैं और मंडप में बैठ जाता है। जैसे ही पंडित जी उसके लिए मांग में सिंदूर भरने को कहते हैं तो वहाँ कुछ ऐसा होता है कि वो शादी रुक जाती है और हमारी जो हीरोइन है वन्या, वो आती हैं और दुल्हन के जोड़े में और उनसे यक्षित की शादी हो जाती है। शादी होकर वो घर जाती हैं। घर पे उनको वहाँ पे उनके दादाजी मिलते हैं, यक्षित के पिताजी मिलते हैं, छोटा भाई मिलता है, 2 दोस्त मिलते हैं और साथ में काम करने वाले मिलते हैं जो उनके बहुत ही करीबी होते हैं। लेकिन साथ में एक और भी मिलता है, एक छोटा बच्चा जो यक्षित को पिता कहता है, पापा कहता है। और वो व्याना वहाँ परेशान है कि वहाँ उसकी ना सास दिख रही है, न ददिया सास और ना ही कोई नंद। तो आखिर कहाँ है ये सब लोग? ये क्या सच में यक्षित का बेटा है या किसी और का बेटा है? यक्षित क्यों नहीं करना चाहता था किसी से भी शादी? क्यों उसको वन्या से शादी करनी पड़ी? और भी ऐसी बहुत सी चीज़ों के बारे में जानने के लिए, बहुत सी बातों के बारे में जानने के लिए सुने सीओ's फर्स्ट वाइफ। सच में एक ये बहुत अच्छी कहानी है। आप पढ़ेंगे ना तो कहेंगे सच में बहुत अच्छी है। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। छोटों को